नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री दोनों ही गुरुवार से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इन मुलाकातों के दौरान दोनों ही नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर बातचीत होगी। भारत और मिस्र के बीच गुरुवार को पहली बार रणनीतिक संवाद हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मिस्र के समकक्ष के साथ इस रणनीतिक संवाद के पहले सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्र की सरकार और विदेश मंत्री को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लिए दिखाई गई एकजुटता के लिए धन्यवाद भी दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच उर्वरक, औषधि, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। देश को आज पहला स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान मिलने जा रहा है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वर्जन तेजस MK-1A अपनी पहली उड़ान भरेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित संयंत्र में तेजस MK-1A के लिए स्थापित तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान के लिए दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री लखनऊ में व्यापारी मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। कल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और भोजपुर जिले शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। सम्राट चौधरी ने कहा, हमारा लक्ष्य बिहार के साथ साथ तारापुर को सबसे समृद्ध और सबसे आगे ले जाना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। मतदान के लिए तमाम दलों के प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय में मंत्री अमित शाह आज तरैया और अमनौर में 2 जनसभा करेंगे। उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में अमित शाह हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में होगा। भोजपुरी सिनेमा के स्टार एक्टर और गायक खेसारी लाल यादव अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने छपरा सीट से खेसारी लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राज्य में एनडीए की आंधी चल रही है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी। मुकेश सहनी पर उन्होंने कहा कि वो अलग हो या एकजुट रहे, तब भी एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल चल रहा है। बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए अपने शीर्ष नेताओं सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जो राज्य भर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह के नाम सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान को कदवा से और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आदि कर्मयोगी अभियान 2025 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगी, जिसकी थीम है विकसित भारत एट 2047 के लिए जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाना। गुजरात में आज नई कैबिनेट का विस्तार होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाएंगे। कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी अगले विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरण को परखने की तैयारी कर रही है। मंत्रिपरिषद में बदलाव से पहले पार्टी जगदीश विश्वकर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने युगांडा की अपनी यात्रा के दौरान कंपाला स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर परिसर का दौरा किया और एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत वहां एक पौधा भी लगाया। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में पुलिस सशस्त्र बलों के जनरल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मारेक अर्कादियुलस के साथ बैठक की। इस बैठक में रक्षा सहयोग को गहरा करने, सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में समन्वय को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। जोधपुर के देवनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पास एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास जारी। पंजाब में धान कटाई सीजन के साथ पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अमृतसर के मेहता गांव में एक खेत में पराली जलाने की घटना देखी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला अस्पतालों के नवीनीकरण और स्वच्छता संबंधी एक बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही देश भर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। कहीं मिठाई की दुकानों पर भीड़ है तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की शॉपिंग के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई है। मथुरा में दिवाली से पहले खरीदारों के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी। मुंबई में दीपावली से पहले खरीदारी जोरों पर हो रही है। दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उधर मुंबई में मिट्टी के दीपक और मोमबत्तियों से लेकर हथकरघा वस्त्र और टिकाऊ सजावट की वस्तुओं तक स्थानीय कारीगरों की मांग में तेजी देखी जा रही है। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर में इस बार की दीपावली खास नजर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि लोग सजावटी सामान से खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब दीपावली की रोशनी में भी नजर आने लगा है। भुवनेश्वर में खरीदारी का सिलसिला जोरों पर है। लोग कपड़े, सजावट का सामान, मिठाइयां और उपहार खरीदने में व्यस्त हैं। व्यापारियों के चेहरों पर खुशी है क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब उमड़ आया है। बाजारों में खरीदारी का जोश अपनी चरम पर है, लेकिन जगह जगह लंबा जाम लग गया है। साउथ एक्सटेंशन में स्लो मूविंग ट्रैफिक देखा गया। दीपावली से पहले मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सघन निरीक्षण अभियान चलाया। खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल मावा जब्त किया है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव समारोह के तहत अयोध्या में सरयू नदी के तट पर लाखों दीपक जलाए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में छठ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जुबिन गर्ग मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए राज्य की विशेष जांच टीम आगामी 20 अक्टूबर को सिंगापुर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीजीपी मुन्ना गुप्ता के नेतृत्व में ये टीम 21 अक्टूबर को सिंगापुर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगी। उन्होंने इसे जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता बनी हुई है और न्याय अवश्य मिलेगा।
तेल खरीद के मसले पर अमेरिका के भारत के दावे पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बताया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रूसी तेल की खरीद के संबंध में फोन पर बातचीत की जानकारी से इनकार किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भारत केंद्रीय एशिया सुरक्षा परिषद सचिवों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। बैठक में आतंकवाद, उग्रवाद, चरमपंथ और नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। अफगानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा को पूरे क्षेत्र के लिए अहम बताया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में चोर समझकर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दिए गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार को न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण का मजबूत आश्वासन दिया। उत्तराखंड में आज 8वें राष्ट्रीय पोषण अभियान का भव्य समापन होगा। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद रहेंगी। सावित्री ठाकुर ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में इस अभियान के तहत 140 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जबकि इस बार के पोषण माह में ही 20 करोड़ से ज्यादा कार्यक्रम संपन्न हुए। भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने संयुक्त स्कूबा डाइविंग अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अभ्यास गोवा तट से 75 समुद्री मील दूर एंग्रिया बैंक पर किया गया। भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिक अब बेहद अहम भाषा कौशल के साथ मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने सेना के जवानों के लिए विशेष चीनी भाषा कोर्स शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेना के जवानों के लिए यह पाठ्यक्रम चलाने वाला धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। तमिलनाडु के थूथुकुडी के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से एक तरफ जहां मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। ब्रेक के बाद एक्सेस नेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। आईटी कंपनी इन्फोसिस का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 13% बढ़कर 7,364 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत और ब्राजील के बीच आर्थिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है और कई नए क्षेत्रों में दोनों देश साझेदारी बढ़ा रहे हैं। 2025 की तीसरी तिमाही में पर्सनल कंप्यूटर शिपमेंट वैश्विक स्तर पर 8.2% बढ़कर 6.99 करोड़ यूनिट हो गया। जीएसटी सुधारों के कारण देश में बड़े स्तर पर गाड़ियों की कीमतों में कमी देखी गई है और अगले 3 से 4 महीनों में 41% ग्राहक गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एयरलाइन कंपनियों ने पटना के लिए विशेष उड़ानें शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्लीन एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही दोनों देश एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी साझा करने को भी बढ़ावा देंगे।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ में 29.5% की बढ़त दर्ज की है। बैंक के अनुसार सितंबर तिमाही में ब्याज आय बढ़कर 2,999 करोड़ रुपए हो गई। जीएसटी स्लैबों में कटौती के बाद सितंबर में महंगाई दर घटकर 1.5% पर आ गई है, जो 99 महीनों का सबसे निचला स्तर है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी कमी आई है। जीएसटी सुधार का असर जमीनी स्तर पर व्यापक तौर पर नजर आ रहा है। शहर के दुकानदारों का कहना है कि इसके लागू होने के बाद कीमतों में बड़ी कमी आई है और ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिससे बिक्री 2 गुना हो गई है। गुजरात राज्य का पहला ग्रीन बॉन्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर सूरत नगर निगम ने नगर आयुक्तों ने इसे पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 और नेट जीरो 2070 तक संकल्प के तहत उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल ने कहा कि भारत न केवल अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट 2030 तक 60,000 से 80,000 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। इसमें ग्रोथ रिटेल मॉल, शॉपिंग सेंटर्स और मिक्स्ड उपयोग वाले स्थानों में तेजी से बढ़ने के कारण होगी। सरकार द्वारा दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी में की गई कटौती से मरीजों और उनके परिवारों को काफी राहत मिल रही है। इस ऐतिहासिक कदम की असम के गुवाहाटी में सराहना की जा रही है। जीएसटी दरों में सुधारों का एमएसएमई सेक्टर पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल कोयम्बटूर के उपाध्यक्ष एस नटराजन के मुताबिक संशोधित जीएसटी कर एमएसएमई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का असर अब दिखने लगा है। सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के कारण न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी भारतीय उत्पादों की लगातार मांग बढ़ रही है। इसी क्रम में गुजरात में बनने वाले डिस्प्ले फूड काउंटर की मांग आज एशिया से लेकर यूरोप तक हो रही है और विदेशी ब्रांडों की बराबरी कर रहे हैं। यूरोपीय संघ जहां मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारत और पुर्तगाल भी इस अहम यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नजदीक आते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी में दोनों देशों की वास्तुकला की अनमोल झलकियां देखने को मिल रही हैं। पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा और पोर्टो की ऐतिहासिक लेलो लाइब्रेरी से लेकर भारत के मुंबई का इरो सिनेमा, गोवा का कला अकादमी और बिट्स पिलानी गोवा कैंपस की झलक देखने को मिली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 65 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। मैक्सिको में बाढ़ से बचे लोग मलबे से भारी सड़कों पर सो रहे हैं और सरकार से सहायता की गुहार भी लगा रहे हैं, जबकि पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश से मरने वालों की संख्या 70 हो गई और 72 लोग अभी भी लापता हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हमास गाजा में संघर्ष विराम की अपनी प्रतिबद्धताओं को कायम रखने में विफल रहता है, तो अमेरिका समर्थित हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है। पेरू में नवनियुक्त राष्ट्रपति जोस जेरी के खिलाफ बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों पुलिस अधिकारी घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन वार्ता हुई, जिसे ट्रंप ने बेहद सार्थक बताया। पुतिन ने ट्रंप को मध्य पूर्व में शांति स्थापना की उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि यह सफलता रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति की वार्ताओं में मदद करेगी। दोनों नेताओं ने अमेरिका रूस व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। अगले सप्ताह दोनों देशों के उच्च स्तरीय सलाहकारों की बैठक होगी, जिसका नेतृत्व अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। इसके बाद ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बुडापेस्ट में होगी। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर संघीय ग्रैंड जूरी ने गोपनीय दस्तावेजों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया है। बोल्टन पर कुल 18 मामले दर्ज हैं और जल्द ही कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलीपींस भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर हिल गया। आज सुबह फिलीपींस के
मिंडानाओ में तेज भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर सिसोलॉजी के अनुसार मिंडानाओ में 6.0 की तीव्रता से भूकंप आया है। हमास और इजरायल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। हमास ने कहा कि इजरायली बंधकों के शवों की वापसी में समय लग सकता है, क्योंकि कुछ शव इजरायल द्वारा नष्ट की गई सुरंगों में दबे हुए हैं और कुछ उन इमारतों के मलबे के नीचे हैं। हमास ने कहा कि शेष शवों को निकालने के लिए मलबा हटाने वाले उपकरणों की आवश्यकता है, जो इजरायल द्वारा ऐसे उपकरणों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर हमास अपने संघर्ष विराम के वादों को पूरा करने में विफल रहता है तो अमेरिका के हस्तक्षेप की ओर जरूरत पड़ सकती है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कैरिबियाई सागर में एक संदिग्ध ड्रग तस्करी वाली नाव पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस हमले में पहली बार कुछ लोग जिंदा बचे हैं, जो अब तक के सभी हमलों से अलग हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप के अनुसार मादुरो एक अवैध राष्ट्रपति हैं और अवैध शासन चला रहे हैं। वहीं वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया है कि वो ये निर्धारित करे कि उसके तट के पास जहाजों पर अमेरिका द्वारा दिए गए घातक हमले अवैध हैं या नहीं, और वेनेजुएला की संप्रभुता का समर्थन करते हुए एक बयान जारी करे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम पर्थ पहुंच गई है। पर्थ वनडे से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की तिकड़ी मैदान पर एक साथ नजर आई है। पर्थ में रोहित शर्मा को एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर के साथ गंभीर चर्चा करते हुए देखा गया। इस सेशन में रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ नेट्स पर बल्लेबाजी भी की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच पर्थ में 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा और अंतिम वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में होगा। महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 विकेट से एक तरफा जीत हासिल की। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 199 रनों का लक्ष्य दिया था। सलामी बल्लेबाजों एलिसा हिली और फोएबे लिचफील्ड की जोड़ी ने 24 ओवर 5 गेंद में 202 रन की साझेदारी कर टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों में 4 जीत और रद्द मैच से 1 अंक लेकर 9 अंक हासिल किए हैं। आईसीसी ने भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को सितंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा है। अभिषेक शर्मा ने इस पुरस्कार के दौर में अपनी टीम के साथी खिलाड़ी कुलदीप यादव और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बैनेट को पछाड़ा। महिला श्रेणी में सितंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया। मंधाना ने इस पुरस्कार की रेस में दक्षिण अफ्रीका की तजमीन ब्रिट्स और पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को पछाड़ा। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भारत दौरे के लिए अपनी ए टीम की घोषणा कर दी है। दौरे की शुरुआत 30 अक्टूबर से बेंगलुरु में 2 टेस्ट मैचों से होगी। भारत साउथ अफ्रीका दोनों टीमें 13 से 19 नवंबर तक राजकोट में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगी। ये दौरा साउथ अफ्रीका की सीनियर टीम के भारत दौरे से पहले का अभ्यास दौरा करेंगे। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने आईपीएल 2026 के लिए अपना नया रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने अगले सीजन के लिए अपनी कोचिंग टीम में बड़ा बदलाव किया है। गेंदबाजी कोच के रूप में भरत अरुण और कार्ल क्रो को स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी ने गुरुवार को ऑनडेस में खेले जा रहे डेनमार्क ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। डेनमार्क ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे के लीजे हुई और यांगपो शुआन को 21-19, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।